मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 12 हिंदी की इस क्लास में हम असगर वजाहत की लिखी हुई लघु कहानी चार हाथ और साझा इन दोनों को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। कहानी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस कहानी पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगर आप कहानी को एक बार समझ जाते हैं, उसकी रीडिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद बच्चों आप उस कहानी पर आधारित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि आपके सेकंड टर्म के पेपर में इन्हीं पाठों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। तो ये पाठ पे आधारित प्रश्न पाठ से संबंधित होंगे और कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पहले चार हाथ लघु कथा समझते हैं। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। तो बेटे, जैसे शीर्षक ही है कहानी का चार हाथ, हम लोगों के कितने हाथ हैं? दो। तो हम उनसे कितना काम कर सकते हैं? जितना एक व्यक्ति। चार हाथ का मतलब ये है कि एक आदमी से दो आदमियों का काम लेना। आप देखते हैं ना, कई बार खींचकर हम कह भी देते हैं काम कर तो रहे हैं, हमारे चार हाथ थोड़ा हैं। तो ये एक मुहावरा है। चार हाथ का तात्पर्य है एक व्यक्ति से दो व्यक्तियों का काम लेना। और इस कहानी में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अमीर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों का किस तरह से शोषण करते हैं, ये बताया गया है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो इस कहानी में गरीब मजदूरों के बारे में बताया गया है कि अपनी रोजी रोटी के लिए वो मिल मालिक पर ही निर्भर होते हैं। मिल मालिक उनसे तरह तरह से काम करवाता है, उनका शोषण करता है, और इसी शोषण को कम पैसे देके ज़्यादा काम करवाना, इसी बात को इस कहानी में उजागर किया गया है। तो बच्चों, कहानी इस तरह से है। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो उसके मिल मालिक के दिमाग में हमेशा अपने फ़ायदे के विचार आते थे कि मैं किस तरह से कम मजदूरी देके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हों तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। तो उसको ये लगा कि जो वैज्ञानिक हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे ये तरीका बता सकते हैं कि मेरा काम किस तरह से बहुत तेज़ी से हो और मैं किस तरह से एक व्यक्ति से दो व्यक्तियों का काम करवा सकूं। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। अब बेटा, एक व्यक्ति जो है वो 12 घंटे काम कर सकता है, एक आदमी के जितना ही। अगर उससे दो व्यक्तियों का काम लिया जाएगा तो इससे उसकी सेहत पर भी गलत असर पड़ेगा और जल्दी ही वो थक भी जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने कई तरीके प्रयोग किए, लेकिन ये असंभव था। इसलिए नाराज होकर मिल मालिक ने उन्हें तो बाहर निकाल दिया और उसने सोचा मैं खुद ही इस काम को करता हूँ। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे। लकड़ी के हाथ मतलब उसने लकड़ी की मशीनें लगवा दी, पर उससे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए। लोहे फिट करवा दिए पर मजदूर मर गए। लोहे के हाथ मतलब उसने लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ लगवा दी, तो उससे क्या हुआ? मजदूर तो उतना ही काम कर सकते थे, लेकिन अगर जब लोहे की मशीनें आईं तो मजदूर मर गए। आखिर एक दिन उसकी समझ में आ गई, उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर रख लिए। अब उसे समझ में आ गया कि जो एक व्यक्ति है
वो एक व्यक्ति के जितना ही काम कर सकता है। अगर मैं उससे डबल काम लूँगा तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया, मजदूरी आधी कर दी और लोग दुगने रख लिए। अब मजदूरी आधी होने से क्या हुआ, नुकसान मजदूरों को ही हुआ। अब उन्हें पहले जितनी सैलरी मिलती थी उससे आधी तनख्वाह उन्हें मिलनी शुरू हो गई। लेकिन मजदूर गरीब हैं, मजबूर हैं काम करने के लिए, तो मिल मालिक जो है वो हर तरह से उनका शोषण करने का प्रयास करता है। यही इस कहानी में बताया गया है। गरीब और लाचार होने के कारण वो नौकरी करने के लिए मिल में मजबूर हैं, अपने परिवार को पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, और मिल मालिक उनकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। जब चाहे उनसे दुगना काम लेना शुरू कर देता है, जब चाहता है उनकी सैलरी आधी कर देता है। तो इस तरह से बच्चों, आशा है ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें 4 हाथ अर्थात एक व्यक्ति से दुगना काम करवाना। अब यहाँ अगली कहानी है साझा। साझा मतलब आप समझते हैं, साझा का अर्थ है मिलकर काम करना, साझेदारी में काम करना। तो यहाँ पर भी गांव के गरीब किसान की व्यथा है, उसकी कहानी है कि जमींदार जो है उसको लालच देकर सारी मेहनत गरीब किसान से खेत में करवाता है। उसे लालच देता है कि जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम आधी आधी बांट लेंगे। लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उस गरीब किसान को कुछ भी नहीं देता। अपना रोब, अपना प्रभुत्व, अपना रौब दाब दिखाकर सारी फसल हड़प लेता है और गरीब किसान बेचारा हाथ मलता ही रह जाता है। वह मेहनत भी करता है और अंत में खाली हाथ भी रह जाता है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो यहाँ पर एक हाथी और एक किसान की कहानी है। हाथी जो यहाँ पर है वो ज़मींदारी का प्रतीक है, जो गांव का एक रोब दाब वाला व्यक्ति है, और इसीलिए उसको हाथी का तुलना की गई है। जिस तरह से हाथी जंगल का राजा होता है, शक्तिशाली होता है, जंगल के सारे जानवर उससे डरते हैं, उसी तरह से ज़मींदार भी जो है वो गांव का एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति होता है। अपनी शक्ति के कारण वो गांव के सभी लोगों को डरा कर रखता है। तो साझा कहानी इस तरह से है, हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि किसान जो है वो खेती की हर छोटी छोटी बारीक चीज़ को जानता है, लेकिन डरा किससे रहता है, गांव के शक्तिशाली जमींदार लोगों से। इसलिए अकेला खेती करने का साहस नहीं जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, शेर, चीता और मगरमच्छ तीनों कैसे हैं, बहुत ही ताकत के प्रतीक हैं, ताकतवर जानवर हैं। तो वो ऐसे ताकतवर लोगों के साथ बेचारा गरीब किसान पहले भी साझे की खेती, साझे में मतलब साझेदारी में खेती कर चुका था। अब जब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे, तो अब हाथी भी शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, शक्तिशाली जानवर है। तो शक्तिशाली जानवर यहाँ शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतीक है। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले खेती वह कर नहीं सकता। साझे में गुजारा क्यों नहीं होता, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति उसके हाथ कुछ लगने ही नहीं देते, और अकेले वह खेती इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं हैं, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। अब लालच क्या दिया हाथी ने कि अगर तुम मेरे साथ खेती करोगे साझेदारी में तो कोई भी तुम्हारी फसल को खराब नहीं करेगा, क्योंकि मेरी ताकत से सब लोग परिचित हैं। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा ना होगा। अब हाथी जो है, जमींदार जो गांव का ताकतवर व्यक्ति है, उसने सबको बता दिया कि गन्ने की खेती मैंने इस किसान के साथ मिलकर की है, ये किसान इस फसल में मेरा साझा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस फसल को छूने की कोशिश ना करे। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय आने पर गन्ने तैयार हो गए।
तो वह हाथी खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपनी और पराई की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों इसके स्वामी हैं। आओ मिलकर हम गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने सूंड बढ़ाकर एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी के सूंड में था, दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा और उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। अब जब फसल पक गई तो किसान जो है वो हाथी को, जमींदार को बुला लाया और उसने कहा, चलो अब हम इस फसल को आधा आधा बांट लेते हैं। तुमने इस पे पैसा लगाया। और किसान ने कहा, मैंने इस फसल की सेवा की है, अब यह फसल पककर तैयार हो गई है। लेकिन जमींदार के मन में क्या था? पाप था। वह चाहता था कि वो पूरी फसल अकेले ही हड़प ले और बेचारे किसान के हाथ कुछ ना लगने दे। तो उसने क्या कहा, चलो हम दोनों मिलकर इस फसल को प्रयोग में लाएंगे। और ताकतवर होने के कारण उसने एक गन्ना अपने मुंह में पकड़ा, मुंह में मतलब अपने हाथ में पकड़ा। तो जैसे ही किसान ने उस गन्ने को पकड़ने की कोशिश की तो वो हाथी की ताकत के आगे, जमींदार की ताकत के आगे कमज़ोर पड़ गया और वो गन्ने जो थे धीरे धीरे उस जमींदार रूपी हाथी ने अपनी तरफ सारे खींच लिए और किसान फिर वैसे ही खाली हाथ रह गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गांव के प्रभुत्वशाली लोग, शक्तिशाली लोग बेचारे गरीब किसानों को लालच तो देते हैं, उनसे सारी मेहनत भी करवा लेते हैं, लेकिन फसल में से उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है और वो इसी तरह से खाली हाथ रह जाते हैं जैसे कि ये बेचारा किसान रह गया। तो इस कहानी में आपने देखा लेखक जो है उसने ज़मींदारी प्रथा पर व्यंग किया है कि किस तरह गांव में बेचारे गरीब किसान मेहनत करने के बाद भी गरीब के गरीब ही रहते हैं और ज़मींदार मेहनत ना करने पर भी ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं। तो समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों में आपस में जो तालमेल का अभाव है, कमी है, अमीर वर्ग और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण करता है, इन सभी को इन कहानियों में बताया गया है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।